बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सवाल है, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। अबसार आलम को गोली लगी है या नहीं लगी, इसके ऊपर लोगों ने बहस शुरू कर दी है। तो मैं आपके सामने फैक्ट रख देता हूँ जो अस्पताल से आई है। अबसार आलम को गोली लगी है और क्लोज रेंज से गोली मारी गई है। यानी जो गोली मारने वाला शख्स है वो ज़्यादा फासले पे नहीं था और उसको टारगेट करने में दिक्कत नहीं आई। वो करीब था जहाँ से उसने गोली मारी है और बज़ाहिर उसने जो गोली मारी है, जितना मुझे समझ आती है, उसने कोशिश की है कि वो पेट में ही मारे, क्योंकि इतने करीब रेंज से पेट से ऊपर गोली मारना भी मुश्किल नहीं है। तो उसने गोली मारने वाले ने करीब से गोली मारी है और अभी जो है वो कैलिबर का तयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोली जो है वो लग के उनके जिस्म में से और दूसरी साइड से निकल गई है। तो ऐसे जब गोली बॉडी को क्रॉस कर जाए तो फिर उसको तलाश करना पड़ता है लॉ इन्फोर्समेंट को। तो वहाँ से अभी इत्तला नहीं आई कि किस कैलिबर की ये गोली है। अबसार आलम साहब का लिवर जो है उसको गोली ने कुछ हद तक ज़ख्मी किया है। जो उनका लिवर है अंदर, उसको कुछ हद तक ज़ख्मी किया और उसके बाद इनकी गोली जहाँ से दाखिल हुई जिस्म में, वहाँ पे एक छोटा ज़ख़म है और जहाँ से गोली बाहर निकली जिस्म में से, वहाँ एक बड़ा ज़ख़म है। क्योंकि मैंने बहुत क्राइम रिपोर्टिंग की है और मैं मुर्दा खाने में भी देखता रहा हूँ जाके, और मैंने जब मैं सीख रहा था क्राइम रिपोर्टिंग तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जाकर मैंने देखी थी। नॉर्मली जिसको गोली लगती है उसको गोली लगने वाले एरिया में ज़ख़म छोटा होता है और जहाँ से गोली बाहर निकलती है वहाँ पे ज़ख़म नॉर्मली बड़ा होता है। और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा था कुछ ग्रुपों की जानिब से और लोगों की जानिब से कि कुछ लोग, यानी मेरे पास एक केस आया था, एक लड़के ने ये कहा कि मेरे बाजू पे यहाँ गोली लगी है और वो पर्चा करवाने के लिए थाने में आ गया। तो वहाँ जब उसका मेडिकल करवाया गया तो जितना सुराख उसका इस तरफ था उतना ही सुराख उसका दूसरी तरफ था, बाजू की निचली साइड पे। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट दी कि इसको गोली नहीं लगी, ये किसी रॉड से इस शख्स ने अपने जिस्म में सुराख किया और गोली लगाने का बहाना बना के यहाँ पे आ गया, किसी के ऊपर मुकदमा करवाना चाहता है। तो बाद में जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैंने एक वो बर्फ़ तोड़ने वाला जो सुआ होता है उसको गर्म करके अपनी स्किन में यहाँ से मार के दूसरी तरफ से निकाला था ताकि मैं अपने एक मुखालिफ के ऊपर पर्चा करवा सकूँ। तो वो पकड़ लेते हैं, डॉक्टरों को फ़ौरन पता चल जाता है और डॉक्टर ने बड़ा क्लियर दिखाया कि ये गोली लगी है। अब इस मामले में जहाँ देखें दो चीज़ें हुई हैं इस मामले में, जहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ISI ने गोली मारी या मरवाई या जनरल फैज़ हमीद के ऊपर क्योंकि तनकीद की थी अबसार आलम ने, इसलिए जनरल साहब ने गोली मरवाई या गोली लगी उनको। जहाँ ये बात ज़्यादती है ना, ये कहना ज़्यादती है बगैर सबूत के, वहाँ ये कहना भी ज़्यादती है कि उनको गोली लगी नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम ये है कि जनाब अभी एक बंदे को गोली लगी है, पता नहीं किसने मारी, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, सीधी उंगली उठाई जी फलां बंदे ने मारी क्योंकि फलां बंदे के खिलाफ था। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं गोली तो लगी नहीं इसको। तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये दोनों नहीं होनी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इनके बारे में खबर छपी है, छपनी थी, आपको पता है पाकिस्तान के बारे में कोई भी बुरी चीज़ वो छोड़ते नहीं हैं। हेडलाइन बड़ी पसंदीदा छपी है, जो एंटी मिलिट्री या एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं उनके लिए बड़ी पसंदीदा होगी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इज शॉट आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द मिलिट्री। पाकिस्तान का सहाफ़ी जो है उसको गोली मार दी गई जब उसने फौज के ऊपर तनकीद की उसके बाद। अच्छा, अब ये अबसार आलम साहब के बारे में बता रहे हैं। अबसार आलम साहब खुद अपने बयान में कह चुके हैं कि मैं सहाफ़त से रिटायर हो गया हूँ। वैसे सहाफ़ी रिटायर नहीं होता, उसकी 60-70 साल थोड़ी होती है, वो जब तक मर नहीं जाता तब तक वो सहाफ़ी रहता है, जब तक कि वो खुद इस काम को छोड़ के कोई और पेशा अपना के ये ना कह दे कि मैं अब सहाफ़ी नहीं हूँ। तो अबसार आलम साहब ने सहाफ़त छोड़ के PMLN को ज्वाइन तो कर लिया था। मेरा या आपका अबसार आलम के साथ कोई नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, सोच का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनको गोली नहीं लगी ये झूठ है, उनको गोली लगी ये सच है। और ये डॉक्टर से जो, क्योंकि मेरी बराह रास्त बात नहीं हुई, मेरे एक सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी बात हुई, मैंने उनसे ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली उनको गोली लगी है अबसार आलम साहब को, और हामिद मीर को भी गोली लगी थी। वैसे आपके सामने मैंने भी उनके खिलाफ वीलॉग किया है, उनसे मुझे सख्त इख्तलाफ है। वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहें जो रियासत को सूट नहीं करता, और उसकी एक बड़ी लंबी तारीख है। उनका सोचने का अपना एक तरीका है हामिद मीर का, और मुझे उससे इख्तलाफ है। थोड़े दिन पहले मुझे खतरे में डाल दिया था कि अजीबोगरीब चीज़ जो है उसको ट्वीट करके, फिर मुझे जवाब देना पड़ा, मैंने दिया। मेरा इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हामिद मीर को गोलियां लगी थी, ये बात सच है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अबसार आलम को भी गोली लगी है। अब ये पता करना कि गोली क्यों लगी, गोली किसने मारी, किस वजह से मारी,
असल कहानी क्या है, इसकी तहकीकात एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये पुलिस के लिए भी है, ख़ास तौर पे आईएसआई के लिए भी है। यानी इस खित्ते का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता है डीजीआईएसआई को। वो इसलिए है कि इस खित्ते की सबसे नंबर 1 एजेंसी है। ना अफगानिस्तान में कोई उनके जोड़ का, ना इंडिया में कोई उनके जोड़ का, ना एशिया में कोई उनके जोड़ का। और आईएसआई को दुनिया मानती है। और उस एजेंसी के सरबराह के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि इस बंदे ने फलां बंदे को मारा है या मरवाया है, और वो कहते हैं मैंने नहीं मारा, कोई और मार के चला गया। यही आ रहा है ना मौक़िफ़, मुख्तलिफ जो सोर्सेज से आ रहा है कि बिला वजह उनको बदनाम किया जा रहा है। तो फिर इतने ताकतवर आदमी को अगर अपने आप को बेगुनाह साबित करने में दिक्कत हो रही है, तो आप सोचिए कि आम पाकिस्तानी अगर फंस जाए इस तरह के किसी इल्ज़ाम में, तो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेगा। अब ये चैलेंज है जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए कि वो साबित करें, बंदा पकड़ें, ला के बताएं जनाब ये बंदा है, ये इसलिए इसने गोली मारी थी, और ये वो सारा वकूआ है। और आईएसआई को भी इस पे काम इसलिए करना चाहिए कि उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है। बहरहाल वैसे तो ये काम पुलिस का है, और पुलिस को इस पे पूरा जोर लगाना चाहिए। एक आला ऑफिसर के ऊपर इंक्वायरी टीम बनाई गई है, लेट्स सी उसमें क्या बनता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनको स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस भिजवा दिया है। मैंने आपको कल भी वीलॉग में कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नॉर्मली वैसे नहीं हैं जैसा वो दिखते हैं या जिस तरह के वो हैं। वो गुस्से वाले भी हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी उनके बड़े झगड़े रहे हैं। पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में भी वो बड़े एग्रेसिव रहे हैं। बाद में उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं और शुरू से उनके साथ हैं। अभी जो उन्होंने कहा कि स्पीकर को जूता उठा के मारूंगा मैं आपको, ये बड़ी मायूब बात है और बड़ी इखलाक से गिरी हुई और घटिया बात है। लेकिन मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि वो लोग जो सारा दिन, मैं साफ कह देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पीपल्स पार्टी को या उलमा इकराम की जमातों को या एक वक्त था कि तारुल कादरी को भी, ये सारे लोग जो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल कीजिए, आपकी ज़बान बड़ी गंदी है, आप बड़े गंदे अल्फाज बोलते हैं, आप इस मुल्क में सियासत करने के काबिल नहीं हैं, जो सारा दिन ताने देते हैं दानिश्वर, उनमें से कोई दानिश्वर शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में एक जुमला ना बोला ना लिखा। किसी ने बयान नहीं दिया, किसी ने मजम्मत नहीं की। और होल्टा ये रहा है कि वो अपने अपने प्रोग्राम्स में अपनी अपनी जगहों पे बुला के अपने अपने तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी को जस्टिफाई करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आइए जस्टिफाई कीजिए कि आपने जूता मारने की बात की स्पीकर के साथ, हम आपको रूम देते हैं। यानी उनको रेस्क्यू करने के लिए आ गए हैं। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1, या तो उन्हें लगता है कि पीएमएलएन के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो जिसको चाहे गाली दें, जिसके साथ चाहे बदतमीजी करें, जिसको चाहे जलील करें, या उनको लगता है कि पीएमएलएन करे तो खैर है, ये जमात ही ऐसी है, इन्होंने नहीं सुधरना, ये यही करते रहेंगे। आपको याद है इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में क्या किया था? इन्होंने नुसरत भुट्टो के साथ क्या किया था? जीना हराम कर दिया था उनका। और अब ये कहते हैं कि 90 की सियासत से ज़्यादा गंदी सियासत अब हो गई है। देखिए, मैं आपको आज साबित कर दूंगा कि 90 की दहाई की सियासत जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बीच में थी, उससे गंदी सियासत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। वो कहते हैं कि अब पीटीआई उससे ज़्यादा गंदी सियासत लेकर आई। मैं साबित कर देता हूं कि अब नहीं है। मैं चंद चीज़ों में, जो लोग मेरे हम उम्र है ना, उन्होंने 90 की दहाई में ना किसी नाई की दुकान से बाल ज़रूर कटवाए होंगे, किसी ना किसी जनरल स्टोर से सामान ज़रूर खरीदा होगा, किसी ना किसी मेडिकल स्टोर पे ज़रूर खड़े होंगे। आपको याद है उस दौर में एक छोटा सा इतना सा बोर्ड लगा हुआ होता था, सियासी गुफ्तगू मना है, 90 की दहाई में। क्यों? क्योंकि लोग गले पड़ते थे, लड़ पड़ते थे। उस वक्त टॉलरेंस था ही नहीं। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इस लेवल पे मामला पहुंचा दिया था कि लोग, अब आपने देखा किसी नाई की दुकान में लिखा हुआ सियासी गुफ्तगू मना है? अब आपने देखा किसी जनरल स्टोर पे लिखा हुआ कि सियासी गुफ्तगू मना है? अब आपने देखा किसी बस के अंदर लिखा हुआ कि सियासी गुफ्तगू मना है? तब लिखा हुआ होता था। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी लिखा हुआ होता था कि यहां सियासी गुफ्तगू करना मना है। वजह यह थी कि लोग गले पड़ते थे, जुतम जुती हो जाते थे। इसको पंजाबी में लितरो लितरी कहते हैं। तो लोग लड़ पड़ते थे, हमारे सामने लड़ाइयाँ हो जाती थी। दूसरा, आपने गुज़िश्ता चंद सालों में कोई ऐसा नौजवान देखा हो जिसके जिस्म पे स्त्री का निशान है? नहीं देखा होगा। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौर में, और इस्लामी जमीयत तलबा भी थे, ये स्टूडेंट्स एक दूसरे को पकड़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के नारे लगाते हुए उठा के ले जाते थे और जिस्म पे स्त्रियाँ लगाते थे गर्म करके, और वो स्त्रियों के निशान बाद में इनके जिस्मों पर नजर आते थे और ये अपनी पार्टियों को जाके दिखाते थे, ये देखें हम कुर्बानी देकर आए हैं। तो स्त्रियां तक जिस्मों पे लगाई जाती थी। वो टाइम था। गाली और बदतमीजी की सियासत जो 90 की दहाई में हुई है, वो अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मार कुटाई की जो कारकुनों ने एक दूसरे को कत्ल किया है,
90 की दहाई में। इसका उससे कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की आज की सियासत उससे बहुत बेहतर है। फर्क पता क्या है, पहले होता यह था कि लीडर को गाली नहीं पड़ती थी, कारकुन मरते थे, आम लोग मरते थे, आम लोग जलील होते थे। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अपने घर में बैठा हुआ है कि एक आम सा बच्चा यूं टेलीफोन उठाता है और सीधा 4 गालियां लिख देता है इमरान खान को, 4 गालियां लिख देता है नवाज शरीफ को, 4 गालियां लिख देता है बिलावल को, मरियम को। इनको तकलीफ ये हो रही है कि ये 3rd क्लास शहरी, ये गरीब लोग, ये हमें गालियां देंगे, अवाम, रियाया। तो अब पहली दफा ऐसे हुआ है कि रियाया के पास बदतमीजी करने का, गाली देने का या चलें जवाब देने का इख्तियार रियाया के पास आ गया है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले ये इख्तियार मखसूस लोगों के पास था, अब आम आदमी के पास आ गया है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कीड़े मकोड़े ये हमें तनकीद करेंगे, ये कीड़े मकोड़े ये हमसे सवाल पूछेंगे, ये कीड़े मकोड़े ये हमें कहेंगे कि जवाब दो। ये है बात असल में जिसकी तकलीफ हो रही है, जिस पे कहा जा रहा है ये बदतमीजी। और ये बदतमीजी जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सबसे बड़ी गुनाहगार है कि उन्होंने आम आदमी को या उस क्लास को ला के पॉलिटिक्स में दाखिल कर दिया जो कभी सियासत में आती नहीं थी। अब उनके पास ये गैजेट्स हैं, वो दिन रात सवाल पूछते हैं, उल्टा पीटीआई से भी पूछते हैं। तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको लगता था रियाया हमेशा हमारे आगे ऐसे हाथ फैला के रहेगी या ऐसे सलूट मार के रहेगी, या रियाया इसी बात पे फख्र करेगी कि हमने उनके कंधे पे हाथ रख दिया है या हमने गुजरते हुए उनको हाथ हिला दिया है, उनके लिए ये काफ़ी है। लेकिन अब रियाया बदल गई है और रियायत नहीं कर रही, वो सवाल पूछती है। तो ये है प्रॉब्लम इनका कि ये लोग, अब शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक अजीबोगरीब हरकत कर दी है। वो इस बात पे अड़ गए हैं कि स्पीकर माफ़ी मांगे। स्पीकर ने उनको जो नोटिस भेजा है उसमें स्पीकर ने कहा है कि वाजे करें 7 दिन के अंदर अंदर अपनी पोजीशन। अगर मुकर्ररा वक्त में जवाब ना दे सके तो फिर यह तसव्वुर किया जाएगा कि वो अपना दिफा में कुछ कहने के काबिल नहीं है या उनके पास दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। शाहिद खकान अब्बासी ने स्पीकर के मनसब का तमस्खर उड़ाया है। उल्टा शाहिद खकान अब्बासी को जब रद्द-ए-अमल देने का मौका दिया मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली माफ़ी मांगे पहले, फिर मैं मांग लेता हूँ। एक तीसरी खबर भी है, वो ये है कि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने उन 3 सवालों के जवाब देने के हवाले से एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है जो कल सवालात पूछे थे बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। वो 3 सवाल थे और उन तीनों सवालात के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी अहलिया को FBR की रिपोर्ट पर एतराज़ है और इन सवाल का जवाब देने का मतलब यह है कि हम उस रिपोर्ट को तस्लीम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सवालात मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने पूछे हैं, ये सवालात उन्होंने FBR की रिपोर्ट से अखज़ किए हैं, उसके नतीजे पे उनके दिमाग में ये सवाल है। तो मैं, हालांकि सादे सवाल थे कि इन जायदादों से आपका कोई ताल्लुक़ है, इनकी ख़रीदारी में आपका कोई पैसा इस्तेमाल हुआ है, या तीसरा एक सवाल था कि किसी भी किस्म की ये जो चीज़ें होती हैं इसमें आपका कोई अमल दखल है या नहीं है। तीनों चीज़ें सिंपल पूछी हैं कि सरीना ईसा के जितने भी असासे या एसेट्स उन्होंने बैरून मुल्क बनाए हैं उनमें आपका क्या किरदार है। 3 सादा सवाल पूछे थे, तो उनका जवाब उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मेरे लिए ये हैरत की बात है। एक बंदा पकड़ा गया जी चौक यतीम खाना से। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि तहरीक लब्बैक क्योंकि एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी मेंबरशिप वैसे नहीं है, अब तो कलदम हो गई है। वो हो सकता है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि उसके लिए उनको अपील करनी पड़ेगी। 1 महीने तक उनके पास अपील का वक्त है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास करेंगे। अगर यहाँ से अप्रूव होती है तो फिर वफाकी काबीना के पास जाएगी, पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अदालत में भी जा सकते हैं, ऑप्शंस हैं उनके पास। एक नए नाम से भी जमात बना सकते हैं। अब वो इस मैदान में आ गए हैं तो मैदान को इतनी जल्दी खाली तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्योंकि एक नई जमात है और बेशुमार लोग इसके अंदर आ जाते हैं, और क्योंकि इश्क़ रसूल का नारा लगता है तो फिर हर मुसलमान आ जाता है। इन्हीं के एहतजाज में तहरीक इंसाफ वाले भी होते हैं, PMLN वाले भी होते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी होते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके हैं। ये सारे लोग तहरीक लब्बैक को वोट डालें या ना डालें, लेकिन जब वो बुलाएंगे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए तो सारे आ जाएंगे, और बुलाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि वाकई में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूं इनके साथ मिलकर, तो मैं 100% जाऊंगा और जाके रोल प्ले करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे एक बंदा यतीम खाना के नज़दीक गिरफ्तार हुआ है और उससे बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। उसने कहा जी कि मैं लॉन्ग मार्च की तैयारी करके आया था और मैं बहुत गुस्से में था। ये जो पिस्तौल मेरे पास मौजूद है उसके पास एक हथियार भी था, पिस्तौल। उसने कहा जी इससे मैंने शेख रशीद अहमद को मारना था, वफाकी वज़ीर दाखिला को। अब शेख रशीद सारी ज़िंदगी कहते रहे मैं आशिक़ रसूल हूँ, सिर्फ एक इनके साथ कन्फ्लिक्ट ये हुआ कि ये एहतजाज कर रहे थे, उसने कहा जी मैं करने नहीं दूंगा। या इनके एक लीडर को गिरफ्तार किया था, साद हुसैन रिजवी को, तो इस पर वो गुस्से में आ गए थे।
कहीं खुदा ना खास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह शान में गुस्ताखी तो नहीं की शेख रशीद अहमद ने, या शेख रशीद ने कोई ख़त्म नबूवत के कानून को तब्दील तो नहीं किया, या ये शेख रशीद अहमद वही है जिसने बाहर आकर रोला डाल दिया था कि ये ख़त्म नबूवत के कानून से छेड़छाड़ कर रहे हैं, रोको इनको, इसका तो एहसानमंद होना चाहिए आपको। तो शेख रशीद अहमद के ऊपर कातलाना हमला क्यों भाई? ये देखें, आप पॉलिटिक्स को और मज़हब को अलग अलग कर दें। साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी को एक अलग इशू समझें, ये तोड़ फोड़ के मामलात को अलग समझें, रियासत का उसके खिलाफ रिएक्शन को अलग समझें, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है उसको एक अलग इशू समझें, और उस इशू के ऊपर पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और आपके शाना बशाना खड़ी है। कोई आपको यह नहीं कहेगा कि एहतजाज ना किया जाए मैक्रोन के खिलाफ या उसकी हुकूमत के खिलाफ, तरीक़ाकार पर इख्तलाफ हो सकता है। बहरहाल ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, और क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़ी तादाद में लोग जाते हैं तो चेक नहीं हो सकते, तलाशी नहीं हो सकती, ये लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए अगर इस किस्म की कोई असैसिनेशन हो जाए तो क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, इन जमातों को भी ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।